हेलो एवरीवन। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस के लिए। समझ में नहीं आ रहा है, कभी आंसर राइटिंग नहीं करी है और अभी नया नया है और किस तरीके से समझ ही में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, कैसे सिलेबस कवर करें। और मेनली जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आंसर राइटिंग है वो करनी कैसी है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा ताकि सारी चीज़ें आपको कवर हो जाए, है ना। और काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैंने भी स्टार्ट करा था, खुद से ही सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी। तो जो एक्सपीरियंस है और जो और स्टूडेंट जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने उत्तराखंड पीसीएस क्वालिफाई किया है, यूपीएससी के जो मेरे दोस्त हैं, सारा जो एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा मैं इसमें झोंकने की कोशिश करूँगा। अब देखिए क्या होता है, अगर आप जैसे आपने कभी भी उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग नहीं करी या यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग नहीं करी, तो स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप सिर्फ सोचोगे कि यार मैं कैसे करूँ, तो सोचने से कुछ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस चीज़ को करना है। जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम कि मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, स्पेशली फॉर दोज हु आर वेरी बिगनर्स, है ना। तो देखिए क्या होगा ना, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो सिलेबस को देखना होता है। ठीक है। जब हम सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो पी वाई क्यूज होते हैं। ठीक है। वो होते हैं पी वाई क्यूज। पहला क्या है, सिलेबस से तो हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी पेपर है, जैसे ये जीएस 2 का पेपर है, तो इसमें किस तरीके से चीज़ें पूछी जाने वाली होंगी। फिर उस सिलेबस में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, उनमें क्या रिलेशन है, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर उस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। तो दो दो स्टेप तो जो शुरू के हैं वो ये आपको करने हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है आपको। शुरू के 3-4 दिन, मतलब ये वाला जो हफ्ता था आपका वो तो निकल गया, अभी भी मैं बात बता रहा हूँ, आपके पास समय ही है। शुरू के 2-3 दिन आप आंसर राइटिंग नहीं भी करोगे चलेगा, बट जो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो चीज़ आपको करना ज़रूरी है। तो बेसिक चीज़ों में से तो 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो 1-2 दिन तक आपको सिर्फ पीवाईक्यूज देखने हैं हर पेपर के। जैसे ये जीएस पेपर 2 है, वैसे आपको जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 1, इन सभी के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं। सिंपल, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पास 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बस क्वेश्चंस को देखना है 2-3 दिन तक हर पेपर के। तो जैसे यहाँ पे जीएस 2 का पेपर है, तो मैं यहाँ पे इनको क्वेश्चन देखता हूँ। अब ये है 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मली स्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, अब आपको क्या करना है, 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड या पूरे 1 मिनट आपको सोचना है कि यार जो क्वेश्चन पूछा है उसमें की टर्म क्या है, की वर्ड क्या है। आपको क्वेश्चन में की वर्ड ढूंढना है, की वर्ड क्या है। फिर उस, हाँ यहाँ पे लिख भी लेता हूँ मैं ताकि चीज़ें आप भूलो ना। पहले आपको देखना है की वर्ड क्या है। ठीक है, की वर्ड क्या है। ठीक है। और दूसरा ये समझना है कि क्या उस की वर्ड को मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उस की वर्ड को मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा है आपको डिमांड समझनी है क्वेश्चन की, कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। समझ रहे हैं आपको। तो पहले आपने समझा कीवर्ड, कीवर्ड को आपने अंडरस्टैंड करा। फिर उस कीवर्ड को जब आपने अंडरस्टैंड करा तो उसके बाद आपने क्वेश्चन की डिमांड समझी कि क्वेश्चन की डिमांड है क्या। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्मली इस्टेब्लिशेस द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें कीवर्ड क्या है आपके पास, इसमें जो आपके पास जो कीवर्ड है, सॉरी, कीवर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पता है। तो अगर आप सपोज आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पता है, तो यानी कि आपने जो पढ़ाई क्या है अच्छी खासी करी है, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। तो जब मैंने समझ लिया कीवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पढ़ा
कि द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि जो हमारा संविधान है ऑफ इंडिया फर्मली इस्टेब्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्मली इस्टेब्लिश करा है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में हम बोलेंगे कि क्यों भाई इस तरीके से क्यों है, एग्जाम्पल देंगे हम, है ना, क्या क्या वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। और दूसरी चीज़ ये समझनी है कि कितने मार्क्स का है क्वेश्चन, भाई मार्क्स भी तो है, कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है क्वेश्चन। अब देखिए ना, अगर 10 मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करनी पड़ती। अब क्योंकि ये 4 मार्क्स का है तो आपको हमेशा क्या करने पड़ेंगे, जो मेन पॉइंट होंगे, जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, वो पॉइंट आपको लिखने होंगे, है ना। तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। फिर मेन पॉइंट तो आप लिखोगे, आपको कितना लिखना है, आपको लिखना कितना है, ये चीज़ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ड लिमिट आपको सेट करनी है। कितनी वर्ड लिमिट है, साफ साफ लिखा है भाई, वर्ड लिमिट यहाँ पे लिखी रहती है, कहाँ पे है, 50 वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो वर्ड लिमिट भी आपको समझनी है कितनी है। तो वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको ये लिखना है। अब पता है आपको 50 वर्ड का है, तो यानी कि 50 वर्ड में सपोज एक लाइन का आपने इंट्रो लिखा और उसके बाद मुश्किल से आपको कितने लिखने हैं, 6-7 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इसमें 6-7 पॉइंट, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट। हाँ, अगर आप थोड़ा एक लाइन में अगर ज़्यादा लिखते हो तो तब तो आपको सिर्फ 5-6 पॉइंट लिखने हैं, एक एक लाइन का इंट्रो और उसके बाद 5-6 पॉइंट लिख दिए। तो इस तरीके से आपको रणनीति बनाती है, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं कि यार क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, अब इसकी बात करते हैं, जैसे व्हाट इज आर्टिकल 19(1)(a), ऑन व्हाट ग्राउंड इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो आप सोचो कि यार आर्टिकल 19(1)(a मुझे आता है, यहाँ पे पूछ रहा है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 19(1)(a। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि हाँ, दो चीज़ें हैं यहाँ पे कीवर्ड, एक मिनट, दो चीज़ें हैं, एक तो आर्टिकल 19(1)(a है, ये क्या है, और दूसरा है कि कौन से ग्राउंड पे इसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि यार आर्टिकल 19(1)(a क्या है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एलेबोरेट करा तो 2-3 लाइन में मैंने इसको एलेबोरेट करा। फिर उसके बाद अगली 3-4 लाइन में मैंने इसको ये बताया कि कौन से ग्राउंड है जिन ग्राउंड पे इसको रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। तो इस तरीके से मेरा आंसर बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपने 2-3-4 दिन तक क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ये करने की कि कीवर्ड क्या है, किस तरीके से सोचा जाता है। और माइंड में जैसा आप पढ़ते हो ना, तो माइंड में आपने एक फ्रेम बना देना है, एक पैम्पलेट बना देना है, एक स्ट्रक्चरिंग कर देनी है कि आंसर को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ सिटीजन चार्टर इन गुड गवर्नेंस, व्हाट अदर वेरिएबल व्हाट अदर वाइबल अल्टरनेटिव वुड यू सजेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, देखिए जो डायरेक्टिव्स होते हैं, डायरेक्टिव समझते हो, जो नहीं समझते उनको लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन, ये एक डायरेक्टिव है कि आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, इस स्टेटमेंट को। वैसे यहाँ पे है दूसरा डायरेक्टिव है क्रिटिकली एग्जामाइन, ये डायरेक्टिव है कि डायरेक्टिव मतलब इस दिशा निर्देश, इस निर्देश के हिसाब से, इस दिशा के हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पे है डिस्कस, तो ये क्या है, डायरेक्टिव्स हैं। तो आपको क्या करना है, इन डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है कि क्रिटिकली एग्जामाइन जब पूछा हो तो क्वेश्चन को किस फ्रेम में, किस स्ट्रक्चरिंग में लिखना है। जब एक्सप्लेन लिखा हो तो किस स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से हमें आंसर लिखना है। जब डिस्कस लिखा हो तो किस फ्रेम में हमें आंसर को लिखना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो डायरेक्टिव्स को भी आपको ज़रूर पढ़ना है। आपको यूट्यूब पे बतेरों वीडियोज़ मिल जाएंगी जो ये डायरेक्टिव्स बता देंगी, या इंटरनेट पे भी जाओगे तो बतेरों वेबसाइट होंगी जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इन पे वीडियो बना दूँगा। अब जब किसी भी चीज़ को लिखा है क्रिटिकली एग्जामाइन, तो क्रिटिकली एग्जामाइन में दो चीज़ें होंगी, आपको उसके प्रोज भी लिखने पड़ेंगे, आपको उसके कॉन्स भी लिखने पड़ेंगे। प्रोज मतलब जो इसकी अच्छाइयाँ हैं, आपको क्रिटिकली एग्जामाइन इसके प्रोज, है ना, प्रोज मतलब जो इसके एडवांटेज है, और कौन जो डिसएडवांटेज है। और फिर आपको वे फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा।
अब देखो ना यार, यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामाइन पूछा है, पर है तो 4 नंबर का ना ये क्वेश्चन। ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रोज में आपको मुश्किल से तीन तीन लाइन लिखनी है, 3 लाइन लिखनी है, ठीक है, वो भी शॉर्ट में, बिल्कुल क्रिप्स वे में। और कॉन्स में भी आपको 3 लाइन लिखनी है, और फॉरवर्ड में आपको 2 लाइन लिखनी है, बस इतना करना है। क्योंकि भाई हमें वर्ड लिमिट भी तो देखनी है। सपोज इसी में पूरी रामायण लिख लोगे तो और पेपर तो छूट जाएगा ना। देखो क्या होता है ना, मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि मुझे इतने वर्ड के अंदर इतनी चीज़ें लिखनी है और सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा, 3 मैंने यूपीएससी के मेंस दिए हैं, और एक उत्तराखंड का मेंस दिया है, लोअर का मेंस दिया है, आरओ का मेंस दिया है। और इन सभी से मैंने यही सीखा है कि अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब आप सारे क्वेश्चन करते हो ना, तो आपके नंबर आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ पे, तो इसको मिटाता नहीं हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे पूछा है, क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ सिटीजन चार्टर इन गुड गवर्नेंस, व्हाट अदर वाइबल अल्टरनेटिव वुड यू सजेस्ट। ठीक है, तो अगर जैसे मैं होता तो मैं कैसे लिखता, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो सिटीजन चार्टर इन गुड गवर्नेंस की बात करते हैं ना, तो रोल ऑफ सिटीजन चार्टर इन गुड गवर्नेंस, तो यहाँ पे मैं सिंपल डाल देता रोल ऑफ सिटीजन चार्टर। ठीक है, रोल ऑफ सिटीजन चार्टर इन गुड गवर्नेंस इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता कि सिटीजन चार्टर से क्या होता है, विजन मिशन स्टेटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की पता चलते हैं। ठीक है, विजन स्टेटमेंट, ठीक है, उसका जो मोटो है वो पता चल पाता है। ठीक है, पीपल विल अवेयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अवेयर होते हैं उसके बारे में। ठीक है, 2-3 चीज़ें लिख ली, ठीक है, अभी दिमाग में भी नहीं आ रही हैं चीज़ें। फिर उसके मैं ये लिखता कि ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, एक तो ये लीगली नहीं है, लीगली बैकअप नहीं है इसको। ठीक है, और रिवाइज नहीं होता है, बहुत कम रिवाइज होता है। ठीक है, फिर इसमें रोल ऑफ सिटीजन चार्ट में ये लिखता है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है इसमें। ठीक है, लीगली बैकअप नहीं है इसका, रिवाइज नहीं होता है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन कम होता है इसको बनाने में। 2-3 चीज़ें मैं इस तरीके से लिख लेता। ठीक है, तो मेरे को क्या लिख दिया मैंने, प्रोज भी लिख लिए, कॉन्स भी लिख लिए। फिर मैं वे फॉरवर्ड करता। वे फॉरवर्ड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वे फॉरवर्ड में देखो यहाँ पे लिखा था क्या, अल्टरनेटिव। तो वे फॉरवर्ड में मैं अल्टरनेटिव सजेस्ट करता। तो अल्टरनेटिव मैं ये सजेस्ट करता कि जैसे ये मिशन कर्मयोगी है ना, मिशन कर्मयोगी किसके लिए, सिविल सर्वेंट के लिए। तो वैसे ही लाइक मिशन कर्मयोगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक कोई मिशन होना चाहिए अल्टरनेटिव टू द सिटीजन चार्टर, जिसमें लीगल बैकिंग हो। ठीक है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो, तब जाके ये सिटीजन चार्टर बनाया जाए। इसके अलावा इसे रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज किया जाए। जो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है उसके लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम हो, ताकि विद इन अ टाइम जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों की उसको रिजॉल्व किया जाए। बस हो गया। ये चीज़ें मैं इस तरीके से लिखता। तो इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी हैं। तो आई थिंक इस तरीके से मैंने थोड़ा स्ट्रक्चरिंग बता दी आपको, और उसी तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात यहाँ पे करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जैसे मिशन, जैसे यहाँ पे डिस्कस वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन शक्ति। अब यहाँ पे सिंपल पूछा है, यहाँ पे सिंपल पूछा है, क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव लिखा है किसकी, मिशन शक्ति स्कीम। तो सपोज सिंपल यहाँ पे लिखना है आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मिशन शक्ति स्कीम। ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन की ब्रीफ कर देना है कि ये किसके बारे में है, अबाउट व्हाट, किसके बारे में है। ठीक है, एक लाइन का लिख लिया। फिर नीचे सिंपल ऑब्जेक्टिव डाल देनी है, हेडिंग, और इसमें 3-4 लाइनें लिख लेनी है। बस इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करनी है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब 4 नंबर वाले बहुत हो गए भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा, 6वां नंबर वाला क्वेश्चन ये वाला है ना, एग्जामाइन द पावर। अब देखिए फिर से ये डायरेक्टिव आ गए, एग्जामाइन करना है आपको द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, किसकी, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब कौन सी पावर, टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ठीक है,
अब टू एग्जामिन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर कौन सी वाली, टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो एक कीवर्ड बन गया। फिर दूसरा क्या है, स्पेसिफाई द कंडीशन व्हेन इट कैन रिफ्यूज टू रिव्यू इट्स डिसीजन। तो दूसरा कीवर्ड क्या है, कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन, जब ये रिफ्यूज़ करेगा टू रिव्यू इट्स डिसीजन। ठीक है। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चरिंग कैसे आपको बनानी है। पहले तो आपसे पूछे एग्जामाइन करना है, तो एग्जामाइन का मतलब ये होता है कि पूरी उसकी डिटेल लिखना है कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं, है ना। तो वो चीज़ होगी। तो आपको क्या करना, तीन चीज़ें इसमें अपने आप देखो। जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना वो और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है 8 नंबर का है, तो 8 नंबर के हिसाब से हमने 2 हेडिंग बनानी है और उसके अंदर 3-4 पॉइंट डालने हैं। तो पहले मैं ये करूँगा कि कौन सी पावर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। पहली हेडिंग ये हो जाएगी। दूसरी हेडिंग हो जाएगी कि कंडीशन इट कैन रिफ्यूज़ टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। तो पहले मैं ये लिख लूँगा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप इंट्रो लिख सकते हैं, इंट्रो लिख सकते हैं, बॉडी लिख सकते हैं, और चाहे तो कंक्लूजन एक लाइन का होना चाहिए बस, और नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अगर लिखोगे तो सिर्फ एक या मुश्किल से 2 लाइन का, इंट्रो भी एक या मुश्किल से 2 लाइन का, वरना वर्ड लिमिट ब्रीच हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इसमें कैसे करोगे, इसमें अगर मैं होता तो कैसे करता। सबसे पहले मैं ये लिखता कि अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ये लिखता मैं, सिंपल एंड सोबर तरीके से अपना इंट्रो बन जाता। ठीक है। अब अंडर द पावर क्या, पावर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। पावर के अंदर क्या कौन कौन सी रिव्यू कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें रिव्यू कर सकता है, तो 2-3 चीज़ें लिख लेता। फिर उसके बाद कंडीशन, कंडीशन लिख लेता है, कौन कौन सी कंडीशन पे रिव्यू नहीं कर सकता है, तो 3-4 लाइनें इस तरीके से लिख सकता है। और फिर चाहता तो एक लाइन का इंट्रो लिख लेता, सॉरी कंक्लूजन लिखता, तो चाहता तो नहीं लिखता। तो ये चीज़ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो आपको अब देखिए वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो बच्चे देखते भी नहीं हैं, तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। तो 2-3 दिन तक आप बस ऐसे ही करो, सिर्फ क्वेश्चन को देखते रहो, क्वेश्चन को देखते रहो। और फिर ये देखो यार, मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं ना, उनमें से मुझे कितना आ रहा था। अगर सपोज आपको मोर देन 60% आ रहा है, यानी कि आप एक अच्छी खासी कंडीशन पे हो, जहाँ पे अब आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है, और फिर आपको लाइन पे आ जाना, पटरी पे आ जाना है अपनी ये आंसर राइटिंग की। 60% इसका मतलब आपको थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, और आप में कैपेबिलिटी है कि आप आसानी से आंसर लिखो। सपोज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ 30-40% आ रहा है। आपने पढ़ा तो है, बट आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। तो स्ट्रक्चरिंग करने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहले क्या करो ना आप, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लिखो, जैसे 4 नंबर वाले लिखते जाओ लिखते जाओ। उससे क्या होगा ना, एक तो आपके पास कंटेंट कम होगा, तो 4 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन कर लोगे। फिर उससे क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी, फिर बाद में रिवीजन भी काफ़ी हो चुका होगा, और उसके बाद भी फिर धीरे 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 आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखना स्टार्ट कर लोगे, और फिर एक एक अच्छा खासा आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अब देखो, जैसे एग्जामिन द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया, व्हाट आर इट्स मेजर शॉर्टकमिंग। तो 2 इसमें कीवर्ड आ गए, रोल हो गया इसका, और शॉर्टकमिंग हो गई, 2 कीवर्ड है। और डायरेक्टिव क्या हो गया, एग्जामाइन हो गया। सिंपल है। स्टेट द मेजर फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन का क्या है, फंक्शन, मेजर फंक्शन की बात कर रहा है। छोटे छोटे सिंपल छोटे छोटे हैं ये क्वेश्चन, तो इनमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस रटने की ज़रूरत है इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द ड्यूटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन। ठीक है। दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय द रिट ऑफ मैंडामस। ठीक है। इन द लाइट ऑफ द कोड वर्टिक सजेस्ट मेजर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए यार ये इन्फोर्सिबल क्या होता है, रिट ऑफ मैंडामस क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। तो
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यानी कि इन कीवर्ड्स के बारे में जैसे आपको पता ही नहीं रिट ऑफ मैंडामस क्या होती है। आपको पता ही नहीं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नॉट इन्फोर्सिबल है। आपको यही नहीं पता कि पार्ट 4A में कौन-कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, किस कमेटी के बनने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी थी, आफ्टर विच अमेंडमेंट एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो यार कैसे लिखोगे ना? इसका मतलब आपको जाना है, दोबारा से पढ़ना है, यू नीड टू रिवाइज़ सिलेबस, है ना? तब जाके चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें हैं, तो आई थिंक अब वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट यही है कि मतलब जो सार है यही है जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके से ही आपको करना है, और जब आप इस तरीके से करोगे तो 4-5 दिन के अंदर ही आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आने लग जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि यार मुझे किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज़ करना है, क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसको लिस्ट डाउन करो आप, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करनी है। और देखो, सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लिखोगे नहीं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा कि स्ट्रक्चरिंग कैसे बनानी है, उसमें किस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है, एक प्रॉपर वे में चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैंने आपको सिंपल ये बताया कि लिखने से पहले कैसे-कैसे चीज़ों को करना है। फिर मंडे ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे कम से कम 3-4 जो क्वेश्चन होंगे वो डालूँगा मैं। आप चाहे तो उनको लिख के मुझे भेज सकते हैं, मुझ पे टाइम होगा तो मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको भेजूँगा। पिछली बार भी हमने इसी तरीके से करा था। कम स्टूडेंट थे पर हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि उनको गाइड करें, और उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है ना? तो अभी के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा आप। तो जय हिंद दोस्तों।